क्या स्टार्ट हुई? ओ ईश्वर। हाँ भाई, स्टार्ट। स्टार्ट। हाँ, वो फ़ोन नहीं लग रहा है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है भैया। हो गया ना? गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों को पार्लियामेंट के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उन पर काम करना है। और पहले तो दो चीज़ें बची हुई हैं, पहले वो हम लोग एक बार कंप्लीट करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं, एक बार पहले उस पर काम करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग इससे जो रिलेटेड मेंस में आने वाले क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, और एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। अभी कुछ दिनों से हम लोग एक नए प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए लगे हुए थे, और यूपी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें कैसे वो सहज महसूस करें, चाहे वो प्रीलिम्स के लेवल पे हो और चाहे मेंस के लेवल पे हो। अगर क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के जनरल स्टडीज़ के आते हैं तो आप आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं, आपके पास वहाँ कंटेंट भी पर्याप्त मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर वह मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो यूपी स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चन की, तो वहाँ पर आपके पास जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो बहुत ही इनसफिशिएंट मिल पाता है, और इस वजह से कई लोगों को मेंस के दौरान प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम लोग एक यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बना रहे थे। अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई पिछले एक महीने के मेहनत से। आज उसका पहला प्रोमो आज 11 बजे के बाद लगभग आ जाएगा। चैनल का नाम है बातें यूपी की। ये अपने आप में एक अलग तरीके का चैनल रहेगा। प्रोमो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस चैनल से क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से यूपी को कवर करने की योजना है, और इसमें सबसे अच्छी बात है एकेडमिक के साथ साथ जो अप्लाइड चीज़ें हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उन पर भी फोकस किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी कंटेंट वगैरह मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा एम्पिरिकल होंगे और केस स्टडी बेस्ड होंगे। इससे आपको जो भी प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में लिखना होगा उसके लिए जो जेन्युइन अप्रोच चाहिए, वो सारी ज़रूरतें आपको इस चैनल के थ्रू पूरी होंगी। तो यूपी से रिलेटेड चीज़ों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को देख सकते हैं। और इस पर बड़ी कोशिश की गई है कि कंटेंट के लेवल पर, प्रेजेंटेशन के लेवल पर इसको इतना इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग और कंटेंट से भरा हुआ बनाया जाए कि वहाँ पर आप अगर एक बार इसमें समय दे रहे हैं, 5-10 मिनट का अगर वीडियो है, तो कंप्लीट सेंस पूरा का पूरा उससे रिलेटेड आ जाए। तो एक नया ये प्रयास है, हमने कहा आपके साथ भी इसको साझा कर लिया जाए, बेहतर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संचित और भारित व्यय क्या होता है, बजट में इसका क्या रोल है, और क्या उसे एक बार ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो क्या होता है, या जो यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड फंड
पर चार्ज्ड फंड होते हैं वो क्या होते हैं एक्सपेंडिचर, और अनचार्ज जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं। ये एक प्रश्न यहाँ पर था। तो कल भी हम लोगों ने बात किया था कि संचित निधि असल में क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू उसका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहलाता है, और जिस स्टेट का रेवेन्यू होता है, जैसे यूपी का रेवेन्यू जो यहाँ पर आएगा तो यूपी स्टेट का वो कंसोलिडेटेड फंड होगा। दोनों के अपने अपने संचित निधि होते हैं जो उनके राजस्व होते हैं। और राजस्व कहाँ से आते हैं, सरकारें कहाँ से पैसा पाती है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वह टैक्स आप पर लगाता है, टैक्स कलेक्शन से उसके पास पैसा आता है, वह फी वगैरह वहाँ पर उसके पीएसयूज हैं वहाँ से पैसा आता है, मिनरल्स वगैरह हैं, माइनिंग वगैरह होती है वहाँ से पैसा आता है, बारोइंग वगैरह भी किया जाता है वहाँ का पैसा आता है। तो ये सब जो पैसे हैं वहाँ पर वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात, ये जो संचित निधि होता है ना, इस संचित निधि में ये बोला गया है कि कोई भी पैसा अगर खर्च होने वाला है, तो बजट में हमने क्या बताया था, बजट क्या है, एस्टिमेटेड रिसिट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। तो आप एक्सपेंडिचर अगर करने जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी व्यय करने जा रही है, तो पैसा कहां से उसे मिलेगा, वो पैसा मिलेगा उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से। तो आपको अगर भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा, यानी बजट वहां पर पारित करना होगा। तो जब आप बजट प्रेजेंट करते हैं और बजट पर जो है डिस्कशन और डिबेट और वोटिंग होती है, तो उसमें कहा जाता है कि जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है, यानी जो ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो मोस्ट इसेंशियल माने जाते हैं, यह बोला जाता है कि उन पर किसी भी तरीके का वहां पर वोटिंग नहीं होगा, यानी मतदान नहीं होगा। मतदान के द्वारा हम उसको कम या घटा नहीं सकते या उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसे संचित निधि पर भारित व्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्रेसिडेंट का सैलरी अलाउंसेस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, स्पीकर का हो गया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सैलरी हो गया, हाई कोर्ट का जो पेंशन होता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है। हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है वह स्टेट के थ्रू दी जाती है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के थ्रू दी जाती है, लेकिन जो उनका पेंशन होता है रिटायरमेंट के बाद वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। ये सब चार्ज्ड हैं, यानी ये भारित व्यय हैं, इन पर सदन में कोई मतदान नहीं होगा, चर्चा हो सकता है, मतदान नहीं हो सकता है। अन्य जितने भी व्यय होते हैं वो व्यय, यानी जिसे कहा जाता है कि अदर एक्सपेंडिचर मिड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो चार्ज नहीं होते हैं उन पर सदन में वोटिंग होती है, और अगर वहां पर वोटिंग में वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो यह गवर्नमेंट के लिए नो कॉन्फिडेंस जैसा स्थिति हो जाता है कि वो बजट ही पारित नहीं करा पा रहा है, क्योंकि वोटिंग बजट पर केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। तो ये एक क्वेश्चन था जो यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन है कि सर प्राइवेट मेंबर बिल पर अगर रूलिंग पार्टी का ही मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है लेकर आए तो भी क्या उसका बिल पास होना मुश्किल है? नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल पास होना मुश्किल नहीं है, ये पॉलिटिकल इक्वेशन पर टिका हुआ है। अब मान लीजिए राहुल गांधी जी एक अच्छा बिल लेकर आए और मोदी जी को लगे कि बहुत अच्छा बिल है, हमको भी सपोर्ट करना चाहिए, और अगर वो सपोर्ट कर दें तो वो प्राइवेट मेंबर बिल भले ही अपोजिशन का हो, वो तो डिपेंड करेगा आपके पॉलिटिकल कल्चर पर, हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर वहां पर कैसा है, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके का पार्टी सिस्टम है वहाँ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच एक राइवरली है, वहाँ पर वो मिलकर भारत के लिए सरकार बनाने वाला एक जो विजन होना चाहिए वो कई जगहों पर लैक करता है, ये सब लोग देख रहे हैं और एडमिट करते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल लाए और वो पास हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि अगर रूलिंग पार्टी का कोई मेंबर, जैसे अभी पॉपुलेशन पर आपने सुना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल आने वाला है और वो रूलिंग पार्टी के ही मेंबर के थ्रू लाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल रूलिंग पार्टी के मेंबर द्वारा लाया जा रहा है तो उसकी संभावना पास होने की निश्चित रूप में बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर था जो पूछा गया था, और इसके अलावा जो है जो क्वेश्चन हैं, और अभी फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो जो पूछा गया था वो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे था, टेलीग्राम पे हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस,
ठीक है, अभी तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, एक बार और सर्च कर लूँगा कल तो, और बाकी के जो क्वेश्चन वगैरह हैं आपके वो भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने मूल क्वेश्चन पर। और ठीक है, क्वेश्चन तो अभी हमको नहीं दिख रहे हैं। आइए अब चलते हैं अपने मूल क्वेश्चन टॉपिक पे। जो भी क्वेश्चन वगैरह भेजना है, हमने पहले ही कहा था कि आपका जो है टेलीग्राम चैनल वगैरह है, जो भी ग्रुप्स हैं आप उनके थ्रू क्वेश्चन भेज सकते हैं, वो मेरे पास क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। अब आज जो हम लोगों को देखना है, दो टॉपिक पहले हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहला हम लोगों को देखना है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, यानी संसदीय समितियां होती हैं, ये क्या हैं, कैसे हैं, तो एक बार इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज़, संसदीय समितियां, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि ये संसदीय समितियां होती हैं, ये इस तरीके का कोई प्रावधान वहां पर नहीं किया गया है। तो ये कहाँ से संसदीय समितियों को हम देखते हैं, तो ये पार्लियामेंट्री रूल हैं। ये ध्यान रखिए, एक चीज़ तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें आप नहीं ला सकते ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को अथराइज करता है कि भाई थोड़े बहुत लॉ रूल आप लोग भी बनाइए, हम आपको एम्पावर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एम्पावर्ड कर दिया, अब उसके बाद उस पर आगे विस्तार से कानून वगैरह, नियम वगैरह बनाना उनका काम है। तो उसी तरीके से हमने कहा था पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के संबंध में कैसे पार्लियामेंट काम करेगा, अनुच्छेद 118 आर्टिकल 118 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो अपने लिए रूल बना सकता है कि वहां की प्रोसीडिंग कैसे होगी। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री रूल के थ्रू वहां पर गवर्न होती हैं। अब सवाल ये था कि ये पार्लियामेंट्री कमेटीज का काम क्या होता है, क्यों इनको लाया गया है। तो दो तीन पॉइंट इसके बारे में पहले तो समझ लीजिएगा। हमारे यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो ये होता है कि जो भी बिल बनाए जा रहे हैं, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, उस पर अच्छा डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, उसके मेरिट डिमेरिट पर वहाँ पर जो है डिबेट होना चाहिए। अगर वहाँ कोई डिमेरिट है बिल पर, तो वो हाउस में डिबेट डिस्कशन के बाद बाहर सामने आए और उस तरीके का उसमें करेक्शन हो सके, उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये देखा जाता है कि पार्लियामेंट का अपना जो टाइम है वो बहुत ही कन्फाइंड है। पार्लियामेंट के मेंबर्स और पार्लियामेंट का सेशन जो है वो उस तरीके का नहीं चल रहा होता है जिससे कि हम बड़ी संख्या में बिल पर और बड़े विस्तार से उस पर डिबेट डिस्कशन कर पाएं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि स्पेशलाइजेशन लाया जाए कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल अगर पास किया जा रहा है तो उसके पहले उसको हम एक ऐसी कमेटी के पास भेज दें जिसमें पार्लियामेंट के ही मेंबर उसके मेंबर हों और अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास अलग अलग वहां पर टास्क असाइन कर दिए जाएं कि एक बिल उनके पास गया, एक बिल उनके पास गया, और उस बिल की स्क्रूटनी वो करें और वहां से रिकमेंडेशन दें। केवल बात बिल की नहीं है, कई ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पॉलिसी रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, नीतिगत अनुशंसाओं की जरूरत होती है, वो भी ये पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं वहां पर रिसर्च करके अपना देती हैं। तो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज बना दी जाती हैं, फॉरेन अफेयर की अलग बना दी जाती है, एग्रीकल्चर के अलग, तो बहुत सी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जो इस तरीके का काम करती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं वो गवर्नमेंट के कामों को भी वहां इन्वेस्टिगेट करती हैं। अलग अलग ऐसी संसदीय समितियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती हैं कि सरकारें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके जो रिपोर्ट होते हैं अगर वो सामने आते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर का काम वो करती हैं, उनको अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम ये कमेटीज करती हैं। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ये सिंपल रिकमेंडेशन नहीं करती, ये बहुत थॉरली रिसर्च करती हैं, इनकी बड़ी टीम होती है। इसलिए इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट्स दिए जाते हैं वो एकेडमिक रिसर्च में बहुत काम आते हैं। जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं इन सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इन पार्लियामेंट्री कमेटीज की रिपोर्ट पढ़ना उनके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर अच्छा रिसर्च वो करना चाहते हैं तो इनमें बड़ा अच्छा ये रहता है। ये पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, जब अगर वो फंक्शन कर रही होती हैं तो कई बार वे बुलाती हैं ब्यूरोक्रेट्स को भी, पॉलिटिशियन को तो बुलाती है, मिनिस्टर्स को वो बुलाती हैं कि भाई आपने ये काम क्यों किया, और मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हमने तो आदेश दिया था प्रशासनिक अधिकारियों को, तो वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाती है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी में जो रिफॉर्म होना चाहिए वह कई बार पार्लियामेंट्री कमेटीज रिकमेंड करती हैं। तो इनका जो रोल है ना वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डाइवर्सिफाई है। तो इसको आगे जब मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर भी बात करेंगे। अभी आपकी समझ के लिए पार्लियामेंट्री कमेटीज वह कितने तरीके के डाइवर्स वास्ट रोल वहां पर प्ले करती है ये हमको एक तो समझना है।
अब यहां पर जो हमें देखना है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, किस किस तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, कैसे वो फंक्शन करती हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन, पहली चीज अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए कि पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, तो यह संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उल्लेख नहीं है। पहली चीज तो ये यहां पर मालूम होना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री रूल के अंडर है, संसदीय नियमों के अधीन है। दूसरी चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए, संसदीय नियमों के अधीन है। इनका सबसे बड़ा रोल होता है ये एग्जीक्यूटिव पर, यह लेजिस्लेटिव कंट्रोल का काम करती हैं। यह विधायी, संसदीय या पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन है। ये कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है कि सरकारों को जवाबदेह बनाने का काम होती हैं, ये करती हैं। इनका जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, इनमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, और इनका जो इलेक्शन का मैनर होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। ये आनुपातिक निर्वाचन, जो इनका इलेक्शन होता है वह पीआर सिस्टम यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन होता है, वैसे ही इनका जो इलेक्शन होता है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो यहां पर यह भी मालूम होना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, चूंकि इनमें पार्लियामेंट के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, सभी मेंबर वहां पर रहते हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज की अपनी अपनी साइज है। हो सकता है किसी में 15 हो, किसी में 20 मेंबर हो, किसी में 25 हो। इन लोगों को जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है तो अच्छी बात क्या होती है, बड़ी पार्टी के ज्यादा मेंबर आएंगे, लेकिन छोटी पार्टी के भी एक आध मेंबर आ जाते हैं। इस वजह से जब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज को देखते हैं तो उसमें पार्लियामेंट में जो अलग अलग पार्टीज हैं उनके कोई ना कोई मेंबर वहां पर उस कमेटीज में दिख जाते हैं। तो इसलिए कई बार इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, लघु संसद के रूप में भी, मिनी पार्लियामेंट के रूप में इनको देखा जाता है। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, इनका जो कार्यवाही होता है, उसकी एक और खास बात है, यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है। दल बदल विरोधी कानून यहाँ पर जो है लागू नहीं होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर जो है वह अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? इससे फायदा क्या होता है, पार्लियामेंट में अगर किसी भी मेंबर को अगर कोई भी बात ओपिनियन अपनी रखनी है तो उसे पार्टी लाइन पर बोलना पड़ता है। वहां भले ही नेशनल इंटरेस्ट कुछ और हो, लेकिन वो जब बोलता है तो वहां पर वह पार्लियामेंट को जो है अपने पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी को ध्यान में रखकर बोलता है। क्योंकि अगर वह अपनी ही पार्टी के लाइन के अगेंस्ट बोलेगा तो फिर सो कॉज नोटिस जारी हो जाएगा कि आप तो हम सरकार, आप दल बदल कर रहे हैं, आप पार्टी विप का वायलेशन कर रहे हैं, जो दल ने निर्देश दिया उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो डरता है वहां पर। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटीज की अच्छी बात क्या है, यहां पर जब कोई भी जो है वह नहीं यहां पर कन्फ्लिक्ट होता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पर लागू नहीं होता है, तो वह अपनी बातों को अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहां पर नेशनल प्रायोरिटीज पर जो है ज्यादा बातें होती है। पार्टी लाइन की बजाय वह नेशनल इंपॉर्टेंस को, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर यहां पर डिस्कशन हो पाता है, और यहां क्रिएटिव डिबेट डिस्कशन हो पाते हैं, रचनात्मक बहस यहां पर हो पाते हैं। तो पहली चीज तो यहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटीज को लेकर समझना है। दूसरी चीज है कि पार्लियामेंट्री जो कमेटी हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। संसदीय जो समितियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं और एक जिन्हें एडहॉक कमेटी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थायी समितियां एक तो हम देखते हैं, और एक यहां पर एडहॉक कमेटीज देखते हैं, अस्थायी समितियां कहते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है यानी अस्थायी समितियां, इसका मतलब यह है कि ये परमानेंट होती हैं, यानी ये कभी भी पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं की जाती हैं। इनमें इलेक्शन होता रहता है, हर साल जो है इलेक्शन होता रहता है, नए मेंबर आते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा काम करती रहती हैं। जैसे अगर जो स्टैंडिंग कमेटीज की बात की जाए तो इनमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है फाइनेंशियल कमेटीज जो होती हैं, जो सरकार के खर्चे वगैरह से संबंधित जो मामले हैं वो देखती हैं। इन वित्तीय समितियों में एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है,
पीएसी जिसे आप पॉपुलरली कहते हैं लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यहां पर जो है वो होती है। दूसरा होती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति क्या होती है आगे हम लोग अभी बात करते हैं। पहले एक कंसेप्ट आपका क्लियर दिमाग में हो जाए, एक एस्टिमेट कमेटी होती है और एक पब्लिक एंटरप्राइजेस कमेटी होती है, यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस पर जो कमेटी होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग पर जो कमेटी होती है। तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीन होती हैं फाइनेंशियल कमेटी, ये सब स्टैंडिंग कमेटी हैं, अस्थायी समितियां हैं। इसी तरीके से कुछ जो है वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली कमेटी होती हैं, इंक्वायरी कमेटी जिसे हम कहते हैं। ये इंक्वायरी कमेटी जो होती हैं जांच समिति होती हैं, जैसे कमेटी ऑन पिटीशन, याचिका समिति एक होती है, इस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। या इसी तरीके से प्रिविलेज जो कमेटी होती है, विशेषाधिकार समिति होती है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कमेटी यहां पर होता है। ये सब क्या है, ये इंक्वायरी कमेटीज होती हैं। और तीसरा डिपार्टमेंटल कमेटीज, जो आजकल सबसे अधिक चर्चित और सबसे मायने की मानी जाती हैं, तो डिपार्टमेंटल कमेटीज यहां पर होती हैं। तो ये सब स्टैंडिंग कमेटी हैं, अस्थायी समितियां हैं। ये जो अस्थायी समितियां होती हैं इनमें जो है यह देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी मुद्दे पर ये यहाँ पर सेटअप की जाती हैं और जैसे ही उसका पर्पस खत्म हो जाता है इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। खासकर जब बिल वगैरह आते हैं ना, तो हर एक बिल के लिए एक कमेटी बनी, बिल पे उन्होंने रिकमेंड दिया और उनका काम खत्म हो गया, वो कमेटी डिसॉल्व हो गई। हमने पहले भी बताया था कि इस तरीके की कमेटी में प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी होती हैं अगर एकल सदन है, सिंगल हाउस। लोकसभा की अगर एक कमेटी बन रही है किसी बिल पर, उसे हम सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। लेकिन अगर किसी बिल पर दोनों हाउसेस के मेंबर्स अगर वहां पर भाग लेते हैं तो उसे हम ज्वाइंट कमेटी कहते हैं, संयुक्त समिति कहते हैं। कई बार आपने जेपीसी के बारे में सुना होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज भी बनाई जाती हैं बिल के लिए। कोई भी विधेयक जो है उनके पास आती हैं और जो पॉलिसी मैटर होते हैं, केवल सबसे क्रिटिकल एसेंशियल पॉलिसी मैटर, उन्हीं पर जेपीसी बनती है, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज वहां पर बनती हैं। एडहॉक कमेटी होती हैं, उस बिल को वहां पर अपना रिकमेंडेशन देने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन चूंकि इसमें दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं और इसका एक स्टेटस बड़ा माना जाता है, इसलिए कई बार आप देखेंगे कि कोई बहुत क्रिटिकल मुद्दा, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया, तो उस पर बहुत ज्यादा डिमांड किया गया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वहां पर बनाई जाए। तो संयुक्त संसदीय समितियां होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब हमको एक एक करके इन सारी कमेटी के बारे में देखना है। इनमें सबसे पहले हम स्टैंडिंग कमेटी की तरफ चलते हैं, यानी अस्थायी समिति की तरफ चलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में भी हमने कहा था कि पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल कमेटी, जो वित्तीय समितियां तीन हैं, उनके बारे में पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे पहले है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। पहले इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें समझते हैं और फिर इसके कंसेप्ट, इसके फंक्शन वगैरह के बारे में समझते हैं। ये जो पीएसी होती है इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, दोनों हाउसेस से मेंबर लिए जाते हैं। ये मेंबर दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, लेकिन इसमें फिक्स किया गया है कि 15 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होंगे और 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इनका इलेक्शन होता है। ये मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के 15 मेंबर, राज्यसभा से 7 मेंबर, वो इस कमेटी में आते हैं। इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत से यहाँ पर इनका वह जो यहाँ पर इलेक्शन है वो देखा जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि ये जो है इनका इलेक्शन जो है, निर्वाचन इनका 1 वर्ष के लिए होता है, यानी इनका जो मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर का होता है। 1 ईयर के टर्म के लिए ये इलेक्ट किए जाते हैं और री इलेक्ट भी हो सकते हैं। अगर फिर इन्हें चाहा कि नहीं अगले साल फिर से ये मेंबर बने तो ये किया जा सकता है। तो इनका 1 ईयर के टर्म के लिए इलेक्शन यहां पर किया जाता है। अब सवाल ये था कि पीएसी में जो है कौन इसको प्रिसाइड, चेयरमैनशिप इसकी कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस पर कोई नियम नहीं था। अमूमन ये माना जाता है कि अध्यक्षता वो करेगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी, और चूंकि 15 मेंबर लोकसभा से हैं और लोकसभा में मेजॉरिटी जो है रूलिंग पार्टी की होती है, तो नो डाउट रूलिंग पार्टी के मेंबर
पीएसी में ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि वो उसकी अध्यक्षता करे। लेकिन चूंकि पीएसी का जब हम काम बताएंगे तो आप देखेंगे पीएसी का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कामों की जांच करना है, यानी रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल बनाना है। तो अब अगर हम इसकी अध्यक्षता रूलिंग पार्टी को ही दे देंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो यहाँ पर फेयर जो इसका होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो हो नहीं पाएगा। इसीलिए 1967 से एक परंपरा, यहाँ पर एक ट्रेडिशन हम लोग फॉलो करते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता है वह अपोजिशन पार्टी के किसी लीडर के द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्षता किसी विपक्षी दल के किसी नेता के द्वारा, किसी एनी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वह उसके द्वारा यहां पर इसकी अध्यक्षता की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना है, क्योंकि इसका काम जो है, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यहां पर यह देखा जाता है कि इसमें मंत्रियों के काम की जो कि जांच की जाती है। तो इसलिए यहां पर मंत्रियों को इसका मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। अब जिनकी इंक्वायरी करनी है जिनके कामों को, उन्हीं को मेंबर बनाएं, ऐसा तो होगा नहीं। तो मंत्री जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, मंत्री इसके मेंबर नहीं होते हैं, इसके सदस्य नहीं होते हैं। अब आइए पीएसी के काम देखते हैं, यानी लोक लेखा समिति का क्या कार्य होता है, फंक्शन क्या होता है, उसको थोड़ा थोड़ा यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहां पर समझना है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वह जो एक्सपेंडिचर करती है उस एक्सपेंडिचर को वहां पर जो है वह इन्वेस्टिगेट करती है। क्या करती है, उसमें क्या जांच करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी एक्सपेंडिचर वह बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन के नहीं कर सकती है। नियम यही कहता है, बजट इसीलिए लाया जाता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही है जिस पर पार्लियामेंट से उन्होंने परमिशन ही नहीं लिया था, तो ऐसी स्थिति में पीएसी वो देखेगी और बताएगी कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, आपको रोकेगी। इससे क्या है कि हमारे यहाँ करप्शन वगैरह, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, करप्शन घटता है। ये पीएसी का बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि ऐसी इरेगुलरिटी को वह वहां पर वॉच कर सके। दूसरा, केवल यही नहीं कि आप जो अनऑथराइज्ड अमाउंट है उसको आप जो है एक्सपेंडिचर नहीं कीजिए, बल्कि जितना आपको एलोकेट किया गया है वह गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, आप उतना ही वहां पर जो है पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको याद होगा कि बजट में एक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। वो एप्रोप्रिएशन बिल वह एक तरीके का अथॉराइजेशन है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट अथॉराइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इतना अमाउंट और इतनी जगह आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। तो जो एप्रोप्रिएशन है उस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, जो उसको वहां अनुमति दी गई है कि इतना पैसा आपको खर्च करना है, तो संसद द्वारा प्राधिकृत धन राशि ही खर्च की जा रही है या उससे अधिक खर्च की जा रही है, इसकी जांच कौन करेगा? पीएसी करेगी। तो पीएसी का पहला काम कि भारत सरकार के एक्सपेंडिचर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा दी गई राशियों के विनियोग, अमाउंट का एप्रोप्रिएशन, राशियों के विनियोग यानी खर्च, विनियोग दर्शाने वाली लेखा की जांच। यानी पीएसी का पहला काम होता है उन अकाउंट को इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन करना, ऐसे अकाउंट्स को एग्जामिन करना जो हाउस के द्वारा वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर के लिए वह वहां पर दी गई जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो यहां पर वह दी गई है, हाउस के द्वारा अप्रूव किया गया है, उसके अकाउंट को एग्जामिन करने का काम यहां पर इसका होता है कि जितना दिया गया है और जिस चीज के लिए दिया गया है वही आप उतना खर्च करेंगे और वहीं पर खर्च करेंगे। जो पैसा आपको डिफेंस के लिए दिया गया वो डिफेंस में खर्च करेंगे, वो एग्रीकल्चर में नहीं खर्च कर सकते। ये क्लियरिटी यहां पर होनी चाहिए। मतलब यहां पर इसका काम क्या होता है, तो यहां पर यह काम होता है कि क्या पार्लियामेंट, क्या संसद द्वारा ऑथराइज्ड रूप में ही, प्राधिकृत रूप में ही धनराशि खर्च की गई है, क्या संसद द्वारा प्राधिकृत रूप में ही जो धनराशि है, अमाउंट है, उसका एक्सपेंडिचर हुआ है,
खर्च किया गया है और क्या उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है? क्या उसी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया है जिस पर्पस से वह अलोकेट किया गया था? ये दोनों यहां पर यह देखने का काम पीएससी का होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली चीज है, पीएससी को कैसे मालूम चलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहां पे कर रही है? क्योंकि आप अगर मिनिस्ट्री का नेचर जानते और समझते हैं तो बड़ी ही कॉम्प्लिसिटी होती है वहां पर। ये बाइफर्गेट कर पाना, इस चीज को समझ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है कि इनको इतना पैसा खर्च करना है, उनको इतना पैसा खर्च करना है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पीएससी के पास वह अकाउंट्स वहां पर आए जिसको उसे एग्जामिन करना है। वो कौन से अकाउंट वो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है और जिससे ये उसे अंदाजा लग सके कि हाँ ये पार्लियामेंट ने अथराइज किया था, इन्होंने यहां पे खर्च किया है इस पर्पज से और ये गलत है। तो पीएससी इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, पीएससी में तो मेंबर ही होते हैं पार्लियामेंट के, तो वो एक्सपर्ट नहीं है इन सब मामलों के, स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स के, वो एक्सपर्ट नहीं है। इसका काम हमारे यहाँ जो करता है, एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कैग। कैग में बहुत से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, बहुत से इकोनॉमिस्ट होते हैं और उनके थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं, पीएसयूज हैं, सबके जो अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन किया जाता है और उनकी इफिशियंसी को वहां पर चेक किया जाता है। तो कैग की जो रिपोर्ट होती है वो अपने आप में बड़ी लेंदी होती है और बहुत विस्तार से वो ये सारी चीजें बताती हैं। तो कैग की रिपोर्ट पीएससी के लिए एक बेस होती है, यानी पीएससी जो है अगर उसे गवर्नमेंट के जो है अकाउंट की जांच करनी है तो कुछ करता नहीं है पीएससी, वह कैग की रिपोर्ट को ही ले लेता है और कैग की रिपोर्ट के आधार पर काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम पीएससी को यहां पर आता है, कैग की रिपोर्ट बहुत टेक्निकल होती है, उसके लैंग्वेज और उसका प्रेजेंटेशन, क्योंकि स्टैटिस्टिकल तरीके से वहां पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है चीजों का, तो उसको समझ पाना कई बार पीएससी के मेंबर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो पीएससी कैग को, जो हमारे कैग होते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनको कई बार इनवाइट करती है पीएससी में कि आप आइए इसकी मीटिंग में और आपके साथ मिलकर हम लोग यहां पर यह देखते हैं। तो पीएससी की बैठकों में कैग भी पार्टिसिपेट करता है, ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर है। तो पीएससी की मीटिंग्स में कैग भी पार्टिसिपेट करता है। कई बार वो पार्टिसिपेट ये करे या ना करे, वह उसको गाइड भी करता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, पीएससी ये भी काम करता है। तो पीएससी की रिपोर्ट को ये बेस बनाते हैं, पीएससी इनको गाइड करता है और इवन इनके मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए पीएससी के कैग के लिए एक बड़ा फ्रेज, इंपॉर्टेंट सा फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि कैग जो है वह पीएससी का गाइड है, फ्रेंड है और फिलोसफर है। वह उसके गाइड का भी काम करता है, उसके साथ उठता बैठता है, फ्रेंड भी होता है और फिलोसफर भी होता है, क्योंकि उसी के जो थ्योरी, उसके जो रिपोर्ट्स हैं उन्हीं पे वो काम करता है। तो कैग की रिपोर्ट को आधार पीएससी जो है क्या करती है, वह कैग की रिपोर्ट को आधार बनाती है, कैग की रिपोर्ट को आधार बनाती है और इसी पर वह अकाउंट्स को एग्जामिन करती है। कैग इसकी बैठकों में भाग लेते हैं, कैग इसकी बैठकों में भाग भी लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं और यहां पर वह सहायता भी, मार्गदर्शन भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। इसीलिए यहां पर बोला जाता है, इसीलिए कैग को पीएससी का वह फिलोसफर, दार्शनिक, फ्रेंड और गाइड बोला जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन यहां पर प्रीलिम्स में आते हैं, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अब आइए दूसरा जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, ये तो पीएससी के बारे में हो गया, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, पार्लियामेंट द्वारा अथराइज्ड जो एक्सपेंडिचर है, अमाउंट है, उस एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है। दूसरा है एस्टिमेट कमेटी, यानी प्राक्कलन समिति। एस्टिमेट कमेटी, पहले इसके फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं, इसके मेंबर वगैरह, और फिर यहां से आगे चलते हैं। ये जो एस्टिमेट कमेटी होती है इसमें 30 मेंबर होते हैं, मतलब ये पीएससी से साइज में क्या है, काफी बड़ा है। ये 30 मेंबर होते हैं और
सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि सभी मेंबर वह लोकसभा से होते हैं, सभी मेंबर केवल एक हाउस से होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा से। इसकी एक बड़ी वजह है कि एस्टिमेट कमेटी जो है असल में वह मनी से रिलेटेड काम करती है, बहुत ही ज्यादा जो है स्पेसिफिक तरीके से मनी से रिलेटेड काम करती है। कैसे, अभी बात करते हैं। तो मनी जो से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं ना, वो माना जाता है कि लोकसभा जो है, जो हाउस ऑफ पीपल है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वहां से जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें राज्यसभा को हमने इंक्लूड नहीं किया है, इसमें सारे मेंबर लोकसभा के ही होते हैं। इनका जो चुनाव होता है, हमने पहले ही कहा, 1 वर्ष के लिए चुनाव होता है, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का टर्म होता है, 1 वर्ष के लिए निर्वाचन होता है। और ये जो इनका इलेक्शन होता है, आपको मालूम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर सिस्टम, पीआर प्रणाली व्यवस्था के तहत जो है यहां पर होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत होता है। और यहां पर कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है, कोई मिनिस्टर जो है इसका मेंबर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है। आइए इस कमेटी का जो फंक्शन है थोड़ा उस पर काम करते हैं। यह क्या करती है, जितने भी मिनिस्ट्री हैं उनके एस्टिमेट को यह डिजाइन करती है, यानी क्या जो है उनका एस्टिमेट होना चाहिए। जैसे इस साल जो है वह मंत्रालय को पैसा खर्च करना है ना, तो उन्होंने अपना एक एस्टिमेट बनाया होगा। एस्टिमेट क्या बनाया, जैसे होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि भाई हमारा जो है इस बार 10,000 करोड़ रुपए का बजट है, हम ये एस्टिमेट करके चल रहे हैं, इतना हम खर्च करेंगे। एस्टिमेट कमेटी केवल ये एग्जामिन करती है कि ये जो आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, किए नहीं हैं, जो करने के लिए एस्टिमेट बनाए हैं, क्या ये वाइबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये सही है, बैलेंस है। अगर एस्टिमेट कमेटी को ये लगता है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर जो है यह एक्सपेंडिचर जो है शो किया जा रहा है, ये एस्टिमेट जो बनाया जा रहा है, इसमें हम ज्यादा यहाँ पर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, फिजूल खर्ची है, तो वह इकोनॉमी के लिए, उसके इफेक्टिवनेस के लिए रिकमेंडेशन देता है कि कैसे आप अपने जो है एस्टिमेट में कटौती कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कैसे उसे इफिशिएंट बना सकते हैं। इन सब के बारे में सजेशन देने का काम किसका होता है, एस्टिमेट कमेटी का। तो यह मिनिस्ट्रीज के एस्टिमेट का जो है इंक्वायरी करती है, एग्जामिन करती है, और उसके अकॉर्डिंग वह मिनिस्ट्री के एस्टिमेट को इफेक्टिव और इकोनॉमी बनाने के लिए जो है वह रिकमेंडेशन देती है। तो इसका जो कार्य होता है, यह डिफरेंट मिनिस्ट्री के विभिन्न मंत्रालयों के एस्टिमेट्स का निर्धारण करती है, को डिसाइड करती है, विभिन्न मंत्रालयों के प्राक्कलन का निर्धारण यहां पर करती है। दूसरा, इसका काम वह इकोनॉमिक जो है इफेक्टिवनेस, आर्थिक मितव्ययिता जो है यहां पर होता है, कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, और इफिशियंसी इन एक्सपेंडिचर, और व्यय में कुशलता कैसे लाई जाए। व्यय में कुशलता के लिए यहां पर सुझाव दिया जाता है, और ये सुझाव देती है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी लाई जाए जिससे कि खर्चे कम किए जा सके। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के लिए काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म के लिए, संगठन में सुधार के लिए जो है यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि यहाँ पर जो है यह बेहतर तरीके से वह खर्च हो सके। तो एक चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम तब शुरू होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर कर देती है, तो वो देखती है कि एक्सपेंडिचर सही से किया है या नहीं। एस्टिमेट कमेटी का काम तब शुरू होता है जब एस्टिमेट बनाया गया है, अभी खर्चा नहीं हुआ है, बताया गया है कि ये खर्चा हम करने वाले हैं, एस्टिमेट बनाया गया, यानी एक बिफोर एक्सपेंडिचर है और एक आफ्टर एक्सपेंडिचर। पीएससी का काम वह आफ्टर एक्सपेंडिचर है, और जो एस्टिमेट कमेटी है इसका काम बिफोर एक्सपेंडिचर है। इसीलिए ये दोनों अगर सही तरीके से देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक पहले एक बाद में। इसीलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटीज ट्विंस के रूप में देखी जाती हैं, तो ये दोनों ही पीएसी और एस्टिमेट कमेटी या ट्विंस यानी जुड़वा समिति के रूप में देखी जाती हैं। तो पीएसी और प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विंस कहते हैं, जुड़वा भी कहते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखना है। तो एक तो यहां पर हो गया
वह अपना पीएसी और एक एस्टिमेट कमेटी। पीएसी में कैग का रोल होता है, एस्टिमेट कमेटी में नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कमेटी है वो है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, यानी सार्वजनिक उपक्रम समिति। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है सार्वजनिक उपक्रम समिति यहां पर होती है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है इसमें पीएसी के ही भांति 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इन 22 मेंबर में यहां पर देखा जाता है कि यहां पर 15 मेंबर जो होते हैं, 15 सदस्य ये होते हैं आपके लोकसभा से, जैसे वहां पर हमने देखा था पीएसी में, और 7 मेंबर होते हैं वह यहां पर राज्यसभा से। तो ये दो यहां पर चीजें पहले तो समझनी है। अब इनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन वही सारा नियम है, 1 वर्ष के लिए चुनाव, 1 ईयर टर्म होता है। किस तरीके से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होता है, पीआर सिस्टम। और यहां पर कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं होता है। तो ये सब यहां पर कॉमन चीजें हैं, हर जगह अप्लाई होती हैं। इनके अगर फंक्शन की बात करें तो इनका काम होता है कि जो ये पब्लिक अंडरटेकिंग जो पीएसयूज हैं, बीएसएनएल हो गया, भेल हो गया, हेल हो गया, जितने भी पीएसयूज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हैं, ओएनजीसी है, ओवीएल है, तो ये जो लोग पीएसयूज काम कर रहे हैं, तो पीएसयूज जो हैं उनका एक बजट होता होगा, उनको प्रॉफिट भी मिलता होगा, उनको लॉस भी आता होगा। तो इसका काम होता है कि उनके जो है इन सारे एक्टिविटीज को एग्जामिन करना और वहां पर रिकमेंड करना कि कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। अब पब्लिक जो अंडरटेकिंग है, जितने भी पीएसयूज हैं, वो किस तरीके से काम करें, उनका जो अकाउंट्स वगैरह है, इस पर बहुत अच्छी रिपोर्ट कैग बनाकर देता है। इसलिए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी भी वो कैग की रिपोर्ट को बेस बनाती है। जैसे पीएसी है वैसे ही पब्लिक अंडरटेकिंग भी कैग की रिपोर्ट को बेस बनाती है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि कैग की रिपोर्ट पर कौन कौन सी कमेटियां काम करती हैं, तो पीएसी भी करती है और पब्लिक अंडरटेकिंग भी करती है। लेकिन पीएसी में तो खुद कैग आके पार्टिसिपेट करता है, इसलिए पीएसी का तो रोल अलग ही तरीके का, अलग ही लेवल का है। लेकिन ये भी जो पीएसयूज के लिए कमिटीज होती हैं, इनका भी अपना वह इंपॉर्टेंस होता है। तो यह जो है पब्लिक अंडरटेकिंग पर, सार्वजनिक उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रमों की का कैग की रिपोर्ट के आधार पर जांच करती हैं और रिकमेंड करती हैं इनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। पब्लिक एंटरप्राइजेस को सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता में वृद्धि के लिए सुझाव या अनुशंसा देती हैं। तो यहां पर ये एक तो हो गया हमारा जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं, 3 हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, और क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब आइए यहां पर दूसरा हम देखते हैं जो इंक्वायरी कमेटी होती है, यानी जांच समिति होती हैं। वैसे तो कमेटी कहने के लिए बहुत सी हैं, लेकिन हम यहां पर जो है जो मूल इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में देख रहे हैं। कुछ एक कमेटी आप बुक्स में भी देख सकते हैं, वो फैक्चुअल वहां पर पूरी तरीके से हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं हम उन पर डिस्कस कर लें। जांच समिति में पहली जो कमेटी है, हम कमेटी ऑन पिटीशन यानी याचिका समिति की बात करते हैं। याचिका समिति जो है इसकी खासियत क्या है, पहले ये समझिएगा। असल में जो बिल वगैरह होते हैं ना हाउस में, तो कई बार वहां बहुत से पेंडिंग रह जाते हैं, काम काज सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो कई बार उस पर पिटीशन दी जाती है। पिटीशन जुडिशरी के पास नहीं, पिटीशन किसके पास? कि यहां पर जो है पार्लियामेंट के पास, कि भई आपके यहाँ काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो एक शिकायत एक तरीके से की जाती है। अब इस शिकायत की जो जांच है कि क्या वाकई पार्लियामेंट ऐसे ही काम कर रही है, तो इसकी जांच इस कमेटी को सौंप दी जाती है कि भाई आप देखिए। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के फंक्शन तो अलग अलग हैं, इसलिए इस कमेटी को अलग कर दिया गया है। लोकसभा के लिए अलग कमेटी है और राज्यसभा के लिए अलग कमेटी है। तो कमेटी ऑन पिटीशन फॉर लोकसभा अलग है, फॉर राज्यसभा अलग है। तो यहां पर दोनों सदनों में अलग अलग कमेटी होती हैं।
दोनों सदनों की समिति अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। लोकसभा में जो याचिका समिति होती है, लोकसभा में कमिटी ऑन पिटीशन जो होती है, याचिका समिति में 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य यहां पर होते हैं जो काम करते हैं। और राज्यसभा में जो याचिका समिति होती है उसमें 10 मेंबर होते हैं, 10 सदस्य यहां पर होते हैं। इनका मुख्य जो काम होता है वह क्या है? वह है सदन हाउस से रिलेटेड पिटीशन को एग्जामिन करना और उस पर रिपोर्ट बनाना। सदन से संबंधित हाउस से रिलेटेड जो पिटीशंस हैं, हाउस से संबंधित पिटीशन याचिकाओं की जांच करना और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये इसका काम होता है। तो एक तो यहां पर ये समझना है, ये हो गया कमिटी ऑन पिटीशन। दूसरा है प्रिविलेज कमेटी, ये भी एक इंक्वायरी कमेटी है, विशेषाधिकार समिति। और इसका जो मेन रोल होता है वो ये देखना होता है कि हाउस के जो प्रिविलेज हैं क्या उनका किसी ने वायलेशन किया है, और अगर किसी ने वायलेशन किया है तो यह एक्शन, एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन देती है। ये इसका काम होता है। क्योंकि अब किसी पे भी आरोप लगा दिया जाए कि आपने हाउस का प्रिविलेज जो है वो वायलेट किया है, तो ये जांच का विषय है। और ये जांच कौन करता है? प्रिविलेज कमेटी यहां पर करती है। ये भी दोनों हाउसेस में अलग अलग होती है, दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों सदनों में, दोनों हाउसेस में अलग अलग ये कमेटी यहां पर देखी जाती है, अलग अलग समिति यहां पर देखी जाती है। यहां पर लोकसभा का जो प्रिविलेज कमेटी है, लोकसभा की समिति में 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं जैसे याचिका समिति में। और राज्यसभा की जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसमें यहां पर राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी में यहां पर 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य यहां पर होते हैं। तो ये यहां पर देखा जाता है। तो दोनों का प्रिविलेज कमेटी में जो है यहां पर ये एक देखा जाता है। अब अगर बात किया जाए कि इनका काम क्या होता है, ये कैसे यहां पर काम करते हैं, तो अब इन पर हम लोग बात करते हैं, यानी फंक्शन इनका क्या है, अब इसके बारे में देखा जाता है। तो इनका कार्य क्या हो कि सदन के प्रिविलेज के वायलेशन से रिलेटेड मामलों की जांच करना, सदन के विशेषाधिकार, सदन के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करना, मामलों की जांच करना, मामलों की जांच करना। तो एक तो यहां पर ये दिखाई देता, तो एक तो यहां पर ये दिखाई देता है। इसके अलावा जो है यहां पर अब आते हैं तीसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल कमेटी। तीसरा जो कमेटी है वो है ये सब स्टैंडिंग कमेटी हैं, टेम्पोररी कमेटी हमारे लिए जरूरी पढ़ना नहीं है। तो ये डिपार्टमेंटल कमेटी है। ये डिपार्टमेंटल कमेटी का कंसेप्ट था ही नहीं पहले, ये तो 93 में पॉपुलर हुआ। माना गया कि अलग अलग मिनिस्ट्री से अगर हम अटैच कर दें एक एक कमेटी को तो हर एक मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी को हम सेट कर सकते हैं। शुरुआत में हमने 17 ऐसे डिपार्टमेंटल कमेटी बनाए जो अलग अलग मिनिस्ट्री से हमने एसोसिएट कर दिया। आगे चलकर 2003 के बाद आज के समय में 24 ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज यहां पर काम कर रही हैं। 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज अभी फिलहाल काम कर रही हैं। ये जो डिपार्टमेंटल कमेटी है ये बहुत से काम करती हैं। डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास काम जो है वो अलग अलग तरीके का होता है। ये जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती हैं, विभागीय समितियां होती हैं, ये बजट का निर्माण करती हैं, बिल वगैरह जो विधेयक वगैरह होते हैं ना, उन विधेयक को जो है एग्जामिन करना, उसका जो है बनाना, पॉलिसी बनाना, बजट वगैरह, अनुदान की मांग वगैरह, डिमांड फॉर ग्रांट, ये सब काम ये करती हैं।
तो आइए देखते हैं। डिपार्टमेंटल कमेटी जो है 93 में से ये पॉपुलर हुई, ये स्टार्ट हुई 93 से। 17 डिपार्टमेंटल कमिटीज उस वक्त थी, और आज वर्तमान में या 2004 के बाद इसको हम बोल सकते हैं, आफ्टर 2004 24 आज जो है 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज जो हैं ये जो कमेटी होती हैं इनमें लगभग जो है 31 मेंबर होते हैं, यानी प्रत्येक विभागीय समिति में हर एक जो है मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंटल हमने कमेटी कहा। जैसे लोकसभा के अधीन जो है 16 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, और ऐसी डिपार्टमेंटल कमेटी लोकसभा में और राज्यसभा में यहां पर जो है 8 हैं, राज्यसभा के अधीन 8। तो लोकसभा 24 टोटल डिपार्टमेंटल कमेटी हैं, 16 जो है लोकसभा के तहत जो काम है वो देखती हैं, 8 राज्यसभा के तहत काम करती हैं। हर एक डिपार्टमेंटल कमेटी में प्रत्येक विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं, प्रत्येक विभागीय समिति में 31 मेंबर होते हैं, 31 सदस्य होते हैं, और इनमें से जो है 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। इसके अगर फंक्शन की बात करें तो जितने भी मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके एनुअल रिपोर्ट पर कंसीडर करती है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार, एनुअल रिपोर्ट पर विचार करती हैं, और यह जो है डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बिल्स को भी एग्जामिन करती हैं, मंत्रालयों के विधेयकों का परीक्षण भी करती हैं, एग्जामिन भी करती हैं, और यह डिमांड फॉर ग्रांट अनुदान की मांगों पर भी विचार करती हैं, अनुदान की मांगों पर विचार। तो इस तरीके का इनका काम होता है। ये एक तरीके का मिनी पार्लियामेंट है। तो ये तीसरी इस तरीके की कमेटी है, पहला फाइनेंस कमेटी, दूसरा इंक्वायरी कमेटी और तीसरा डिपार्टमेंटल कमेटी। कुछ और कमेटी हैं जो अलग अलग काम करती हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक होती है रूल कमेटी, एक होता है नियम समिति यानी रूल कमेटी। रूल कमेटी का काम, जैसे आर्टिकल 118 क्या कहता है कि भाई पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग के लिए रूल खुद बनाएगा। तो कौन पार्लियामेंट मतलब कौन? तो पार्लियामेंट मतलब हाउस के स्पीकर और वहां के चेयरमैन। तो स्पीकर अकेले रूल नहीं बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के थ्रू करते हैं काम। तो यहां पर वह लोकसभा में अलग है रूल कमेटी और राज्यसभा में अलग। लोकसभा की जो रूल कमेटी होती है उसमें इंक्लूडिंग स्पीकर 15 मेंबर होते हैं, स्पीकर सहित 15 सदस्य यहां पे होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। जो राज्यसभा में रूल कमेटी होती है उसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन 60 मेंबर होते हैं, यानी सभापति सहित इंक्लूडिंग चेयरमैन सभापति सहित 16 सदस्य वहां पर होते हैं। दोनों का अपना अलग अलग होता है। और यहां पर जो है यह इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा में स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। रूल कमेटी जब याद रखना है कि जब अगर स्पीकर या सभापति किसी कमेटी के मेंबर हैं तो उसको प्रिसाइड भी वही करेंगे, उसकी अध्यक्षता वही करेंगे। इसका जो कार्य होता है वह हाउस से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स हैं और कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसके लिए रूल बनाना है। यह सदन से संबंधित प्रक्रियाओं और कार्य संचालन के लिए
कार्य संचालन के लिए नियम यहां पर बनाना होता है। तो ये रूल कमेटी का काम होता है। इसी तरीके की एक और कमेटी है जिसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं, यानी कार्य सलाहकारी समिति। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य सलाहकारी समिति। यह जो समिति होती है ये भी लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग होती है। लोकसभा में इंक्लूडिंग स्पीकर 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में इंक्लूडिंग चेयरमैन केवल 10 मेंबर होते हैं। तो ये एक अंतर होता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल कमेटी में अंतर है। रूल कमेटी रूल बनाती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये बताती है कि कैसे बिजनेस होगा, काम काज कैसे होगा हाउस में, कब किस समय, यानी टाइम टेबल बनाने का काम, ये काम एलोकेट करने का काम, ये इनका काम होता है। अकॉर्डिंग टू रूल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये देखती है कि जो वह रेगुलर फंक्शन हैं हाउस के वो कैसे होंगे। तो इनका जो कार्य है वह सदन का प्रोग्राम और टाइम टेबल वो डिसाइड करना होता है। सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को निर्धारित करना, ये इनका काम होता है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जो हम यहां पर देख रहे थे। अब हम लोगों को जो देखना है, ये तो होगी पार्लियामेंट्री कमेटीज। एक दो और पार्लियामेंट्री कमेटीज बची रह सकती हैं, आप उसको बुक से देख सकते हैं, फैक्चुअल है, वहां पर कोई बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन देख लीजिएगा। तो अब अगला हम लोगों को जो देखना है वह पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखना है, यानी संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का क्या इंपॉर्टेंस है, और यहां से प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तब फिर इसके फैक्ट्स वगैरह के बारे में चलते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान का आर्टिकल 105, उसमें इसके बारे में प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है। संसद के प्रिविलेज के बारे में आर्टिकल 105 ये कहता है कि हाउस के हर एक मेंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और साथ ही साथ वे पार्लियामेंट को यह अथॉरिटी होगी कि वह अपने प्रोसीडिंग्स में, अपने जो भी उसके प्रोसीडिंग्स हैं उनमें किन चीजों को पब्लिश करना है या नहीं करना है, यह उसका अपना राइट होगा। तो ये वहां पर बोला गया है। अब इसको एक बार जो है अगर हम पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्या बोला गया है, तो आपके लिए थोड़ा सा चीजें क्या हो जाएंगी, आसान यहां पर हो जाएंगी समझना। तो ये हमारा आर्टिकल 105 है, ये यहां पर समझते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। पहली चीज क्या है कि ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहां पर एक्सट्रीम है, मतलब कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई वहां पर जो है लगाया हो रिस्ट्रिक्शन, कोई रूल बनाया हो, उसको छोड़कर पार्लियामेंट के मेंबर को फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यहां पे क्या है, आर्टिकल 19(1) में भी तो हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर यहां पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर किसी सिटीजन को आर्टिकल 19 के थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो वो तो पार्लियामेंट के मेंबर को भी मिलेगा, अलग से देने की क्या जरूरत है, उनको तो ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19(1)(a) के थ्रू जो सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, आर्टिकल 19(2) के तहत उस पर 8 तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई। वो 8 प्रतिबंधों के अधीन है बाहर के नागरिक, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स पर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर वह फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट फॉर्म में एंजॉय कर सकता है। इसीलिए तो आप देखते हैं वहां गाली गलौज भी होता है, वहां पर कई बार ऐसी चीजें बोल दी जाती हैं जो कि अगर शायद पार्लियामेंट के हाउस के बाहर बोली जाती तो उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज, राजद्रोह का मुकदमा चल जाता। लेकिन वहां पर जो है यह फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने दिया है, और वह उसका वजह क्या है कि हम हर तरीके के विचार जानना चाहते हैं। हमारे जो मेंबर हैं वहां पर वह हर तरीके के वॉइस को रेज कर सकें बिना डरे हुए, बिना जो है घबराए हुए।
तो वहां पर एब्सोल्यूट जो है टर्म में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाई देता है, मतलब सिटीजंस की तुलना में। बाकी तो इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन क्या है, अगर कोई वहां पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है तो स्पीकर और चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको क्या करें वहां पर, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट पावर है, उस पूरे पार्लियामेंट के अंदर वो सबसे बड़ा राजा होता है। तो यहां पर जो है वैसे तो इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होता है, जो कि आर्टिकल 19(2) के रिस्ट्रिक्शंस इन पर लागू नहीं होते। पहली चीज ये समझिएगा। दूसरा क्या है, no member of parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either house of parliament of any report, paper, votes or proceedings। तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वह किसी भी जो है कोर्ट में वह लाइबल नहीं बनाया जा सकता है। और यहां पर जो है ये बताया गया है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग्स, जो सदन में प्रोसीडिंग्स चल रही है उनके लिए किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाइबल नहीं बनाया जा सकता। जैसे मारपीट सब करते रहते ना, वो कर सकते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं मारपीट होता रहता है, वो सब चलता रहता है, वो हाउस जो उनके खिलाफ करना चाहे कर सके, लेकिन अंदर जो कुछ चल रहा है कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहां पर लागू नहीं होगा हाउस के अंदर। वहां जुरिस्डिक्शन स्पीकर और चेयरमैन का है, अगर वो फेयर है, निष्पक्ष है तो कुछ भी कर सकते हैं, और निष्पक्ष नहीं है तो देखिए वहां पर तो जूते चलते हैं, चप्पल चलते हैं, वहां पर जो है कुर्सियां चलती हैं, गालियां होती हैं, बड़ी अलग अलग। एक महिला सांसद थी, उन्होंने जो है वहां पर मिर्च वाला जो है स्प्रे लाया हुआ था, अपने बगल के जो सांसद थे उनकी आंखों में डाल दिया। स्थिति ये हो गई कि उनको तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक तो यहां पर ये है। दूसरा जो है यहां पर बोला गया है कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसकी रिपोर्ट प्रकाशित पब्लिश हो या न हो, ये अधिकार हाउस के पास है। कई बार आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं अनपार्लियामेंट्री जो है कमेंट्स कर देते हैं, असंसदीय, अशोभनीय जो है, अनडिग्निफाइड जो है स्टेटमेंट पास करते हैं। अब अगर वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वो चीज रिले हो, बार बार पब्लिश हो जाए, तो कितनी बदनामी होती है, कितना इमेज खराब होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा में स्पीकर जो है वो बोलते हैं कि ये जो यहाँ पर आपका शब्द था, आपके वाक्य थे, हम इसको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से बाहर करते हैं। मतलब वो पब्लिश, अगर उन्होंने बोल दिया स्पीकर कि ये रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, यानी उसको कोई पब्लिश नहीं कर सकता है, तो हाउस ये डिसाइड करता है कि क्या चीज पब्लिश करनी है और क्या चीज पब्लिश नहीं करनी। अब दो चीज तो यहां पर वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया गया है। दो प्रिविलेज यहां पर दिए गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करना या नहीं करना। ये दो जो हैं इनके पास प्रिविलेज हैं। आगे क्या कोई और प्रिविलेज है? तो आगे यहां पर आर्टिकल 105 का क्लॉज 3 देखिए क्या कहता है। इन अदर रिस्पेक्ट्स the powers, privileges and immunities of each house of parliament and of the members and the committees of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law। तो अब ये संसदीय विशेषाधिकारों को डिफाइन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? पार्लियामेंट को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 105(3) के तहत, कि पार्लियामेंट समय समय पर कानून द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों को डिफाइन करेगा। क्या आज तक संसद ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर कोई कानून बनाया है? तो आंसर है नहीं, आज तक कोई कानून नहीं बना है। तो इसका मतलब केवल दो विशेषाधिकार हैं और कोई विशेषाधिकार है? ऐसा भी नहीं है। क्यों? आगे देखिए, until so defined shall be those of that house and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the constitution। यानी 1978 के पहले जो यहां पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंडिया में थी, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये कंटिन्यू करेंगी। अब ये प्रोविजन क्यों लिखा गया, पहले इसको समझिएगा। असल में पहले यहां पर आर्टिकल 105(3) ऐसे नहीं लिखा था। पहले लिखा हुआ था कि जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वहां के पार्लियामेंट के को दिया गया है, वही पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इंडिया में भी कंटिन्यू रहेगा।
अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्या यूज किया गया? इंग्लैंड। किसी तीसरे देश का रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेंटी को ये चैलेंज करता हुआ दिखता था कि हम वर्ड क्यों लिख रहे हैं। हम वहां पर पार्लियामेंट्री जो है ट्रेडिशन बोल सकते हैं, संसदीय परंपरा बोल सकते हैं। तो यहां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंग्लैंड जो टर्म था उसको रिपील किया गया, रिप्लेस किया गया, रिप्लेस करके लाया गया कि 1978 के पहले जो हमारे यहां पर वह प्रचलित था संसदीय विशेषाधिकार, वही आज भी मिलेगा। अब 1978 के पहले तो कई जो है ट्रेडिशन थे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के, बहुत से ट्रेडिशन वहां पर थे। अब वो सारे जो है प्रिविलेज किसको मिल गए? वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी अनडिफाइंड हैं। इतने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इतने, कोई घटना एक बार घट गई हो तो वो भी एक जो है ट्रेडिशन हो जाता है ना, परंपरा हो जाती है। तो वो जो है अब ये क्लेम कर देते हैं कि ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा प्रिविलेज है। तो प्रिविलेज जो है वो परंपराओं पर है, कहीं लिखी हुई नहीं है। वह कभी कोई चीज घटित हुई है, उसी चीज को फिर कंटिन्यू करने की बात करती है। यहीं से बड़ा डिबेट होता है कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं, ये हमारे पार्लियामेंट्रियन को, हमारे सांसदों को कहीं ना कहीं डेविएट कर रहे हैं। इनके पास इतने प्रिविलेज हैं, इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई बार रियलाइज नहीं कर पाते। तो डिमांड किया जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वह अनडिफाइंड जो हैं उनको डिफाइंड किया जाए। और ये डिफाइंड कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है लॉ के थ्रू। लेकिन पार्लियामेंट लॉ नहीं बना रहा है, क्योंकि लॉ अगर बना देगा तो 10, 15, 20 जो भी प्रिविलेज होंगे उतने ही प्रिविलेज दिए जाएंगे जो लिखा रहेगा। और अभी क्या है, ट्रेडिशन के नाम पर कुछ भी बोल दीजिए, वो अपने आप में एक प्रिविलेज है। तो आज जो है अनलिमिटेड जो है यहां पर प्रिविलेजेस वो मिले हुए हैं पार्लियामेंट के मेंबर को। लेकिन अगर वो डिफाइंड कर दिए जाते हैं तो इनकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पर जो हमें समझना है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज फिलहाल कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 2 दिए गए हैं, और कौन कौन से ट्रेडिशन के ग्राउंड पर दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। तो आर्टिकल 105 में बोला गया है, पहला, वाक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक तो ये बोला गया है। और दूसरा बोला गया है संसदीय जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, संसदीय कार्रवाइयों को प्रकाशित, संसदीय कार्रवाइयों को प्रकाशित करने या प्रकाशित करने से रोकने का विशेषाधिकार। तो ये 2 आर्टिकल 105(1) में दिया गया है। आर्टिकल 105(3) कहता है कि पार्लियामेंट के थ्रू परिभाषित, इसको डिफाइंड किया जाना चाहिए, डिफाइंड किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पार्लियामेंट्री लॉ नहीं है, ऐसा कोई संसदीय कानून नहीं है। तो और तो क्या है यहां पर कि तो अन्य विशेषाधिकार जो हैं, अदर प्रिविलेजेस, अभी किस पर बेस्ड हैं? ट्रेडिशन पर, अभी संसदीय परंपराओं पर, पार्लियामेंट्री जो है ट्रेडिशन कस्टम्स पर बेस्ड हैं, संसदीय परंपराओं पर आधारित हैं। अब अगर हम इस प्रिविलेजेस को डिवाइड करें, 2 रूपों में हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। एक वे जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, संसदीय विशेषाधिकार जो हैं, एक जो कि इंडिविजुअल हैं और एक जो कलेक्टिव हैं।
इंडिविजुअल और कलेक्टिव होने का मतलब क्या है? हर एक मेंबर को कुछ इंडिविजुअल लेवल पर प्रिविलेज है और एक एज अ होल हाउस को मिला हुआ है, सदन को मिला हुआ है, किसी सदस्य का नहीं, पूरे सदन का विशेषाधिकार। तो एक है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जो है प्रिविलेज, और एक है कलेक्टिव प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज। तो ये दो जो हैं यहां पर प्रिविलेज। पहले हम लोग देखते हैं कि जो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं जो अलग अलग मेंबर्स को मिले हैं। तो पहला प्रिविलेज यहां पर मिला हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक की स्वतंत्रता। ये हर एक जो है बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हर एक मेंबर को मिला हुआ है। लेकिन यह जो है इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? वैसे तो मेंबर्स कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 121। ये क्या कहता है? कुछ भी बोलिए, लेकिन जजेस के कंडक्ट पर आप कुछ नहीं बोल सकते, न्यायाधीशों के आचरण पर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। यह है सेपरेशन ऑफ पावर। आप अपना काम कीजिए, जजेस को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो वो बेचारे प्रेशर में आ जाएंगे, तो ये जो है वो आपके फेवर में डिसीजन देना स्टार्ट करेंगे, आप उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो बोला गया है कि सदन में इंपीचमेंट जब उनके खिलाफ चलता है, वो अगर छोड़ दिया जाए सिचुएशन, तो जजेस के कंडक्ट पर कोई भी स्पीच नहीं दे सकता है। सदन में महाभियोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त या उसको छोड़कर इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर है जो जजेस के अगेंस्ट लाया जाता है, उसको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पर, के आचरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा आपके। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा क्या है? ये इनको जो है इम्यूनिटी मिली हुई है अरेस्टेशन से, प्रोटेक्शन मिला है अगेंस्ट अरेस्टेशन, गिरफ्तारी से छूट। लेकिन कौन सी? हर तरीके की गिरफ्तारी नहीं, पहले वो भी समझना होगा। एक होता है क्रिमिनल केस और एक होता है सिविल केस। क्रिमिनल हमने पहले बताया था कि अगर किसी की बॉडी और प्रॉपर्टी पर थ्रेट हो तो वो क्रिमिनल केस है, और अगर कोई सामान डिस्प्यूट हो तो सिविल केस है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी का मर्डर कर देता है और कहा जाता है कि नहीं नहीं इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। अगर वहां पर क्रिमिनल केसेस हैं तब तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तब तो आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो तो चलेगा। लेकिन अगर सिविल केस है तब उसमें एक छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको गिरफ्तार नहीं हो सकते, लेकिन सिविल केसेस में उस दौरान आपको छूट दी गई है गिरफ्तारी से जब सेशन चल रहा होता है। इसकी वजह क्या है कि कई बार क्या होता है कि फेक केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी मेंबर को परेशान करने के लिए वो फ्रीली काम न कर पाए। अगर कोई बहुत अच्छा काम करना चाहे, एक तो होता है वो लोग जो करप्ट हैं, क्रिमिनल माइंड के हैं, गलत तरीके का काम करते हैं, और एक वो जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको भी फंसाया जाता है। तो एक तरीके का प्रोटेक्शन है ये कि आप अगर जो है वहां पर सिविल केसेस हैं तो अरेस्टेशन एक सर्टेन ड्यूरेशन में आपका नहीं होगा। तो वो ड्यूरेशन क्या है? तो सिविल मामलों में, सिविल केसेस में बोला गया है, क्या बोला गया है? सदन या उसकी जो कमेटी है उसके सेशन के अधिवेशन के दौरान, सदन के सेशन के दौरान या और सत्र प्रारंभ होने के 40 दिन पहले, 40 days before and after completion of session 40 days, यानी सदन के सत्र के समाप्ति के 40 दिन बाद तक
और सत्र के अंत के 40 दिन बाद तक अरेस्टेशन नहीं होगा, इनका गिरफ्तारी नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो है क्रिमिनल केसेस में यह छूट नहीं है, यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है, आपराधिक मामलों में नहीं। तो एक तो ये यहां पर जो है, तीसरा एक हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक हो गया रिलैक्सेशन अगेंस्ट जो है यहां पर अरेस्टेशन, और तीसरा है विटनेस के रूप में आपको प्रोड्यूस होने से भी छूट दी गई है। कई बार कई मामलों में वहां पर बोला जाता है कि जुडिशरी के सामने आप एक विटनेस के रूप में आपको सम्मन दिया जाता है कि आइए, न्यायाधीश बुला रहे हैं आपको, न्यायपालिका बुला रही। अब सदन की कार्रवाई छोड़ के आप वहां पर जाएंगे तो फिर सदन का काम कौन करेगा? तो यहां पर विटनेस के रूप में, साक्षी यानी गवाह के रूप में न्यायालय के सामने उपस्थित होने से छूट। ये तो हो गया इंडिविजुअल जो प्रिविलेजेस हैं। अब आइए कलेक्टिव प्रिविलेज देखते हैं, जो पूरे हाउस का प्रिविलेज है, सामूहिक विशेषाधिकार। एक तो हमने ऊपर ही बता दिया कि उसे अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने या पब्लिश करने से रोकने का अधिकार है। तो पहला है कि जो संसदीय कार्यवाही है, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको प्रकाशित करने, पब्लिश करने का परमिशन दे सकता है, प्रकाशित करने से रोकने कि पब्लिश न हो, इन दोनों का अधिकार वहां पर होता है। दूसरा, हाउस में जो स्ट्रेंजर्स हैं या जो बाहर के लोग आउटसाइडर हैं, वो उनको रेगुलेट कर सकता है। जैसे आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं, संसद में आप सभी लोगों को अलाउ है एज अ विजिटर, लेकिन किसी भी विजिटर को हाउस में अगर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है किसी भी वजह से, हाउस चाहे तो ये ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको एक्सपेल किया जाता है, आपको यहां से बाहर किया जाता है। तो सदन से बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित करना, निष्कासित करने का अधिकार। तीसरा, संसदीय जो मामले हैं उसमें इंटरनल जो मैटर होते ना, जो इंटरनल अफेयर हैं, उनको खुद पार्लियामेंट खुद वहां पर रेगुलेट करता है, कोई और रेगुलेट नहीं कर सकता है। सदन में जो भी कार्यवाहियां चलेगी, न्यायपालिका उस पर कुछ नहीं कर सकती है। तो आंतरिक विषयों को, इंटरनल मैटर को रेगुलेट करने का राइट, नियमित करने का, विनियमित, रेगुलेट करने का अधिकार। यानी यहां पर संसदीय कार्यवाहियों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को प्रोसीजरल इरेगुलरिटी, प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि स्पीकर का बहुत पावर हो जाता है, तो जजेस कई जगहों पर वह हेजिटेट करते हैं स्पीकर के ऊपर कुछ करने से। और हाल के वर्षों में आपने देखा होगा स्पीकर का ऑफिस बहुत डिस्प्यूटेड था, बहुत अलग अलग आरोप लगते हैं कि स्पीकर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या एक पार्टी के फेवर में काम कर रहे हैं। ये अलग अलग जगहों पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है। फिर क्या है कि स्पीकर या चेयरमैन के परमिशन के बिना हाउस के अंदर से किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही मामला क्रिमिनल ही मैटर क्यों ना हो। स्पीकर या सभापति की अनुमति के बिना
सदन के परिसर से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, सदन के परिसर में अरेस्टेशन नहीं हो सकती, गिरफ्तारी नहीं, परमिशन लेके आइए तब किसी को गिरफ्तार कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके पास प्रिविलेज है हाउस के पास, कि अगर कोई भी हाउस का जो है वह वायलेशन, उसका कंटेम्प्ट करता है, अगर कोई भी संसद की अवमानना करता है तो उसे पनिशमेंट देने का अधिकार हाउस के पास होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपने हाउस के खिलाफ बहुत ही ज्यादा गलत लिखा आपने, या उसकी डिग्निटी को आपने चोट पहुंचाने की कोशिश की और ऐसा हाउस को लगे, अगर ऐसा हाउस को लगता है तो हाउस जो है वह मानेगा कि यह कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के आधार पर आपको इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है, यानी जेल भी भेज सकता है, कुछ भी आपके विरुद्ध कर सकता है। तो ये एक बड़ा एक्सट्रीम जो है पावर इनके पास होता है। संसदीय अवमानना पर, पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट पर, अपने भी मेंबर्स को और बाहर के लोगों को, अपने सदस्यों और बाहरी लोगों को, और बाहरी लोगों को दंडित करने का यहां पर जो है अधिकार उसके पास होता, दंडित करने का अधिकार ये होता। तो ये सब था हमारा जो है प्रीलिम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे, हम लोगों ने पार्लियामेंट से रिलेटेड सारी चीजें कर ली। अगर इसके बावजूद किसी को लगता है कि किसी और मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए या कुछ आपको पूछना होगा, आप मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम या जो भी, जिस तरीके से नंबर भी मैंने दिया हुआ था, तो क्लास में, अगली क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। अब आइए हम लोग जो मेंस रिलेटेड डिस्कशन है उनको देखते हैं, यानी मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न संसद से आ सकते हैं। मेंस रिलेटेड जो है मुख्य परीक्षा से संबंधित जो इश्यूज हैं, इश्यूज रिलेटेड टू मेंस एग्जामिनेशन, संबंधित मुद्दे, इनको एक एक करके देखते हैं। कई ऐसे डिबेट हैं जहां से क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। जैसे सबसे बड़ा डिबेट संसद में जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट होगा कि क्या राज्यसभा का कोई रेलेवेंस है। मतलब वैसे तो आपने देखा, अभी पढ़ा, तो लोकसभा, आपको मनी बिल कहां आएगा, लोकसभा में आएगा। वहां पर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। वहां जो बजट है उस पर वोटिंग कौन कर सकता है, लोकसभा कर सकता है। हर जगह तो लोकसभा लोकसभा ही दिखाई देता है, क्या राज्यसभा का कोई मतलब है। एक तो सवाल ये आएगा। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो गया कि लोकसभा में जो मेजॉरिटी जिस पार्टी को मिलती है वो सरकार बना लेती है। अब लोकसभा में मेजॉरिटी में बनी और सरकार बन गई, लेकिन राज्यसभा में स्थिति अलग है। राज्यसभा का इलेक्शन तो जनता के द्वारा होता नहीं है, राज्यसभा का इलेक्शन किससे होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर द्वारा। तो हो सकता है कि जिसकी मेजॉरिटी लोकसभा में जिस पार्टी की हो, उसकी मेजॉरिटी राज्यसभा में न हो। तो लोकसभा में सरकार जिसने बनाया, जिसके पास मेजॉरिटी है, अब वो कोई कानून बनाना चाहता है, नीतियां बनाना चाहता है, और अपोजिशन पार्टी उसमें वहां पर बाधा उत्पन्न करना चाहते, उसको काम नहीं करने देना चाहते हैं। तो कुछ करना नहीं है, लोकसभा कोई बिल लेकर आएगा, राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में कम से कम 6 मंथ तो डिले कर सकता है। अब पता चला वहां पर ये डिले कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि यह माना जाता है कि एक सस्पेंसिव हाउस या निलंबनकारी सदन है, काम को रोकने का काम करती है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने का काम करती है। तो पिछली बार 2014 में जब सरकार एनडीए की आई थी, तो उसने ये आरोप लगाया कि विपक्ष जो है राज्यसभा का इस्तेमाल वह सरकार के कामकाजों में बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रही है। और अरुण जेटली जी ने तो यहां तक भी बोला था कि राज्यसभा अब रेलेवेंट नहीं रही है, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सिचुएशन क्रिएट हुआ था। 1985 में जब राजीव गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए थे, तो उन्हें लोकसभा में 404 के लगभग सीट्स मिली हुई थी, 400 से अधिक सीटें। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में इतनी सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। तो उनके साथ भी वहां पर सेम सिचुएशन था कि लोकसभा में कई कानून वो बनाते थे और राज्यसभा में वो पारित नहीं हो पाता था। तो कई बार गवर्नमेंट जो है
इस चीज को सोचती है कि भाई इनका कोई रोल है नहीं और फिर भी ये इतना बैरियर क्रिएट करते हैं। तो कई बार ये प्रश्न बनता है कि राज्यसभा जो है वह एक डिबेट फोरम के अलावा कुछ नहीं है, सस्पेंसिव हाउस है, ये एक इररिलेवेंट जो है इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट के लिए बैरियर क्रिएट करती है। क्या आपको लगता है कि इसको खत्म कर देना चाहिए या इसका कोई रेलेवेंस है या नहीं? तो इन चीजों को जोड़कर एक क्वेश्चन वहां पर वह बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं कि एक तो वो पूछ सकते हैं कि राज्यसभा जो है, क्वेश्चन ऑन रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा की प्रासंगिकता पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो है पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या यह प्रासंगिक है या नहीं है। इससे रिलेटेड यहां पर बोला जा सकता है कि इसको इवॉल्व कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से देखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हमें अगर देना होगा तो कैसे हम देंगे। तो पहली चीज है कि राज्यसभा की प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों लग रहे हैं। आज के समय में राज्यसभा की प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों लग रहे हैं और क्यों अभी भी स्टिल रेलेवेंट क्यों है। तो राज्यसभा की प्रासंगिकता पर प्रश्न क्यों लग रहे हैं, आइए पहले इसको समझते हैं। तो पहला रीजन है, यहां पर कहा जाता है कि राज्यसभा सरकार बनाती नहीं है। भाई सरकार कैसे बनती है हमारे यहां, मोदी जी की सरकार कैसे बनी है, लोकसभा में बहुमत है इस वजह से ना। राज्यसभा का कोई रोल है नहीं। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को पैरालाइज करने का काम राज्यसभा करती है। तो ये पहला क्रिटिसिज्म होता है कि सरकार के गठन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं। राज्यसभा की भूमिका नहीं, लेकिन अवरोधक, सरकार के कार्यों में अवरोधक का काम करती है, या सरकार द्वारा या मिनिस्टर्स द्वारा पारित विधेयकों या निर्मित विधेयकों पर अवरोध, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना एक अवरोधक की भूमिका में है, ये यहां पर करती है। तो ये एक तरीके से जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, बहुमत की सरकार है, उसके इफेक्टिव फंक्शन को वह नहीं होने देती है। यानी बहुमत की सरकार जो है, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है ना, अब वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही है क्योंकि राज्यसभा पास कर ही नहीं दे रहा है। 6 महीने डिले कर दे रहा है, 6 महीने डिले कर दे रहा है। अब 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं कानून, ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ऑर्डिनेंस का रूट लेना पड़ता है। और जब ऑर्डिनेंस का रूट लेते हैं तो जुडिशरी आ जाती है कि भाई ऑर्डिनेंस आप नहीं ले सकते, ये तो गलत तरीका है आपका, बार बार ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं। तो वो ना ऑर्डिनेंस ला पाए और ना यहां कानून पारित हो पाए अगर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है। ये एक बड़ी समस्या यहां पर आती। तो बहुमत की सरकार जो है, बहुमत की सरकार के प्रभावी कार्यक्रम में बाधा, ये सब कब होता है, अगर राज्यसभा में वह बहुमत नहीं है, यदि रूलिंग पार्टी का मेजॉरिटी, यदि सत्ताधारी दल का बहुमत, मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं, तब ऐसा सिचुएशन होता है और यहां पर गवर्नमेंट को काम करना, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है, नीतिगत जो है पंगुता की स्थिति यहां पर आ जाती है। ये एक तरीके का नीतिगत पंगुता को, पॉलिसी पैरालिसिस को ये यहां पर प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है, वहां पर सरकार, चुनी हुई सरकार को राज्यसभा बाधा न उत्पन्न करे। ये एक वर्जन यहां पर है। दूसरा क्या है कि यह जो है एक केवल सस्पेंसिव हाउस है, ये केवल सस्पेंशन का काम करती है कुछ समय के लिए, एक विलंबनकारी सदन। यह विलंबनकारी सदन से अधिक कुछ नहीं है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? विलंबनकारी सदन से अधिक
नहीं है, इसके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इसके पीछे लॉजिक क्या, आर्गुमेंट क्या दिया जाता है? साधारण बिल, ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल, साधारण और वित्तीय विधेयकों पर डेडलॉक कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग होती है। डेडलॉक सिचुएशन में, गतिरोध की स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। और जहां पर यह देखा जाता है कि लोकसभा का मेंबर अधिक होने की वजह से लोकसभा के बिल पास होते हैं, राज्यसभा वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, डिले करेगा 6 महीने, लेकिन अल्टीमेटली बिल पास किसका होगा? लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं होगा, क्योंकि उसके पास मेंबर कम है। और यहां पर जो है संयुक्त, जहां लोकसभा अधिक सदस्य संख्या के कारण प्रभावी, तो इसमें जो है राज्यसभा कुछ नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है? धन विधेयक पर केवल सिफारिश, केवल रिकमेंडेशन दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सिफारिश कर सकता है। बजट और डिमांड फॉर ग्रांट पर वोटिंग राइट नहीं है। बजट और डिमांड फॉर ग्रांट पर, अनुदान की मांग पर मतदान की शक्ति नहीं है। तो अगर देखा जाए तो राज्यसभा जो है यहां पर इन वजहों से वह इररेलेवेंट है, या इन वजहों से यह माना जा रहा है कि राज्यसभा जो है वह, उसके पास कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल यहां पर नहीं है। तो राज्यसभा की आलोचना, इसी आधार पर राज्यसभा की आलोचना की जाती है। अब राज्यसभा की तीसरी आलोचना समझिए क्या की जाती है। तीसरा, यहां पर हमने दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट देखिए। राज्यसभा की आलोचना, राज्यसभा प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, पहले इसको भी समझिए। इसके पीछे तीसरा जो रीजन है, माना जा रहा है कि आज राज्यसभा उन लोगों का हाउस बन चुका है जो डिफीटेड हाउस है। ये हारे हुए लोगों का सदन है। यह चुनाव जीतने में असमर्थ लोगों का, हारे हुए लोगों का सदन, डिफीटेड जो कैंडिडेट हैं, हारे हुए उम्मीदवारों का सदन है। जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो लोग राज्यसभा में जाते हैं। ये हारे हुए उम्मीदवारों का सदन है। और जिनके पास पैसा है, जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकते हैं या बाहुबली होते हैं, वो केवल यहां पर जाते हैं। तो राज्यसभा असल में पैसे वालों का हाउस बन चुका है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का सेंटर बन चुका है, ईपी सेंटर बन चुका है। आप में से भी कुछ लोग होंगे जो एम्बिशियस होंगे, जो लोग सोचते होंगे, उन्होंने प्लान एकदम बिल्कुल विजन क्लियर है कि पहले पीसीएस की नौकरी लेंगे, उसके बाद जो है 10 साल खूब मेहनत से काम करेंगे, जनता के बीच एकदम लोकप्रिय हो जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। मतलब गजब का कंट्राडिक्शन है, खूब पैसा भी कमाएंगे और जनता के बीच खूब लोकप्रिय भी हो जाएंगे, और उसके बाद पैसा देके राज्यसभा में चले जाएंगे और राज्यसभा में जो है फिर पॉलिटिक्स करेंगे। तो ऐसा आप में से बहुत से लोगों का विजन होगा। खासकर पूर्वांचल की धरती जो है इस मामले में राजनीतिक रूप में उर्वर है, कि जहां पर जो है अंतिम जो हमारा गंगा सागर है, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, मक्का मदीना है, वो राजनीति ही दिखता है। भले ही प्रशासन में वह एक समय के लिए हम जरूर आए। तो दूसरा, यह देखा जा रहा है कि राज्यसभा में मनी पावर और मसल पावर का रोल बढ़ा है। राज्यसभा में धन बल व बाहुबल, धन बल व बाहुबल की भूमिका बढ़ी है। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है यहां पर बढ़ा है। यह क्रोनी कैपिटलिज्म इसे कहते हैं। क्रोनी पूंजीवाद का केंद्र बन चुका है और एलिटिस्ट जो है हाउस होता जा रहा है। यह कुलीन सदन बनता जा रहा है। यह नॉर्मल हाउस रहा ही नहीं है, ये एलिटिस्ट, ये तो ब्रिटेन वाला लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड बनता जा रहा है हमारा राज्यसभा। जबकि हमने राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में इसको देखा था, फेडरल हाउस के रूप में देखा था। बहरहाल, और तीसरा यहां पर क्या है, राज्यसभा में यह देखा जा रहा है कि चर्चा परिचर्चा अब कम होती जा रही है। राज्यसभा में चर्चा व परिचर्चा का गिरता स्तर, यहां पर भी कोई डिबेट कल्चर अब बचा नहीं है। ऐसा क्रिटिसिज्म करने वाले बोलते हैं कि चर्चा व परिचर्चा का गिरता
स्तर। यहां पर जो है वह राजनीति, जो दलगत राजनीति है, अधिक प्रभावी है। पार्टी जो है यहां पर पार्टी लाइन की जो पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स, दलगत राजनीति यहां पर देखी जाती है, पार्टी पॉलिटिक्स देखी जा रही है। और इसलिए सरकार के लिए पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति यहां पर क्रिएट हो जाती। और यह देखा जाता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नामांकित सदस्यों की जो पैसिवनेस है, निष्क्रियता, हमने साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से 12 लोगों को क्यों बुलाया था? ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, आएंगे, थोड़ा सा अच्छा डिबेट का लेवल बढ़ा देंगे, अच्छे अच्छे इनपुट देंगे। लेकिन तेंदुलकर साहब आए तो लंबे समय तक वो शांत रहे, आते ही नहीं थे। बाद में थोड़ा जब आना शुरू हुए तो एक जो है बिल स्पोर्ट्स पर वो लाना चाहते थे, तो पता चला वो खड़े हुए, लोगों ने बोलने ही नहीं दिया। फिर उनका भी मन भर गया कि अब नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो है लता जी आई, वो कभी, उनको क्यों मेंबर बनाया गया और उन्होंने क्यों मेंबरशिप एक्सेप्ट किया? ऐसे जो भी हमारे फीचर है उनको समझना होगा। राज्यसभा कोई एक रिवॉर्ड नहीं है, सम्मान नहीं है कि आपको हम दे रहे हैं कि आप राज्यसभा के सदस्य हो गए, बल्कि ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जिम्मेदारी है कि आइए यहां पर जो कल्चर है डिबेट का वो बढ़ाइए। तो अमूमन जितने नॉमिनेटेड मेंबर आज तक रहे हैं, बड़े डिस्प्यूटेड यहां पर रहे हैं। तो एक तो यहां पर ये भी मुद्दा है। लेकिन अब ये तो हो गए 3 वो पॉइंट जो राज्यसभा के अगेंस्ट बोले जाते हैं। फिर भी राज्यसभा अभी भी प्रासंगिक है, तो इसके पीछे क्या आर्गुमेंट है? राज्यसभा अभी भी क्या है, वह रेलेवेंट है, अभी भी प्रासंगिक है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों बोल सकते हैं कि राज्यसभा अभी भी रेलेवेंट है? तो पहला देखिए, इसका नेचर ही देखिए, ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है। अच्छी चीज क्या है, लोकसभा डिसॉल्व होती रहेगी, राज्यसभा नहीं। तो हो सकता है कभी क्राइसिस लाइक सिचुएशन में लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है और केवल एक हाउस राज्यसभा है, तो एटलीस्ट कोई एक हाउस है जो पॉलिसी कंटिन्यूटी का काम करेगा। लोकसभा आएगी तब तक राज्यसभा अपना काम करता रहेगा। तो यह जो एक यहां पर हाउस है, तो यह लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखता है। जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसकी कंटिन्यूटी जो है, उसकी निरंतरता, वह इसके थ्रू बनी रहती है। दूसरा, यह डेलिब्रेटिव हाउस है, यह एक जो है विमर्शकारी सदन है। सबसे अच्छी चीज क्या है, यह विमर्शकारी सदन है, यह हाउस ऑफ मेरिट है। सबसे इसके बारे में बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि यह जो है हाउस ऑफ मेरिट है, योग्यता का सदन है। यहां पर जो लोग आते हैं वह योग्य लोग आते हैं, यह योग्य लोगों का सदन है, योग्यता का सदन है, हाउस ऑफ मेरिट है। यहां पर अनुभवी और प्रतिष्ठित लोग होते हैं, और अनुभवी और प्रतिष्ठित जो लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड और रेनाउंस्ड पर्सनैलिटीज, वो राज्यसभा में मेंबर होती हैं। प्रतिष्ठित जो है यहां पर मेंबर होते हैं। और ये जो हैं यहां पर जो हेल्दी डिबेट डिस्कशन है वह उसको बढ़ावा दे सकते हैं, स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए यहां पर जो है जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसकी क्वालिटी, उसकी इफिशियंसी काफी बेहतर हो सकती है। लोकसभा जिस चीज को अवॉइड करेगा उसको चेक एंड बैलेंस, वो ये यहां पर किया जाएगा। ये क्या है कि यहां पर जल्दबाजी में वह जो है वह बहुमत की जो टायरनी है इसको प्रिवेंट करता है। बहुमत की निरंकुशता पर रोक, मतलब आप सोचिए लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी है वो क्या कुछ भी कर सकता है। तो बहुमत की निरंकुशता, मनमानेपन पर कोई तो रोक लगाएगा, चेक लगाएगा। सही मायने में यहां पर यह बहुमत की निरंकुशता पर रोक लगाता है कि आप मनमाना कुछ नहीं कर सकते। यह जो है वह विधायी जो है जांच करता है। यह इसका सबसे बड़ा क्या काम है कि यह विधेयकों का जो है कि गुण दोषों का, विधेयकों के गुण दोषों का परीक्षण, मेरिट डिमेरिट को एग्जामिन करने का काम किसका है? तो जल्दबाजी में कानून नहीं बनते हैं, गुण दोषों का परीक्षण यहां पर इसके द्वारा किया जाता है और जल्दबाजी में कानून बनने को यह रोकता है। जल्दबाजी में कानून यहां पर जो है, जल्दबाजी में कानून निर्मित करने पर रोक लगाता है, निर्मित करने पर या पारित करने पर रोक लगाता है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर भूमिका होती है। यह हमारे यहां पर एक फेडरल हाउस है, संघीय सदन है। अच्छी बात यह है कि यहां
यह यूनियन गवर्नमेंट का हाउस है, यूनियन पार्लियामेंट का हाउस है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन किसको कर रहा है? यह स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनियन में यह रिप्रेजेंटेशन यह राज्य का है। इसलिए तो संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां पर इसके द्वारा किया जा रहा है। संघ में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यह हमारे यहां सहकारी संघवाद का आधार रखता, या कोऑपरेटिव कि यानी हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों नजदीक आते हैं, क्योंकि राज्यसभा बेसिकली राज्यों के ही लोग आते हैं राज्यसभा में, तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, एक सहयोग वहां पर बढ़ता है। और दूसरी चीज कि कई जगहों पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनेक अवसरों पर लोकसभा से भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, अनेक अवसरों पर वह क्रिटिकल रोल इसका होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो शायद यहां पर वह राज्यसभा लोकसभा की नहीं होती है। जैसे आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर जो नेशनल इंटरेस्ट का है अगर वो चाहती है कानून बनाना, तो इसके लिए राज्यसभा का परमिशन जरूरी है, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहां पर राज्यसभा के रेजोल्यूशन से, राज्यसभा के रेजोल्यूशन से, संकल्प से ही वह राज्य सूची के विषयों पर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर, राज्य सूची के विषयों पर पार्लियामेंट पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति मिलती है, पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर मिलता है, विधि निर्माण की शक्ति मिलती। दूसरा, हमारे यहां पर 3 तरीके की सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज होती हैं, एक यूनियन पब्लिक सर्विस, एक स्टेट पब्लिक सर्विस, और इनके साथ साथ एक ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस होती है। यानी जो सिविल सर्वेंट हैं, एक तो केंद्र के कर्मचारी हो गए, एक राज्य के कर्मचारी, एक वे होते हैं जो अखिल भारतीय होते हैं, जो केंद्र के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, राज्यों में जाकर राज्यों के अधीन काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा, 3 ये जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अगर इसमें कोई और सर्विस ऑल इंडिया लेवल पे बनानी है, जैसे इंडियन हेल्थ सर्विस, इंडियन एजुकेशन सर्विस, कुछ भी बनाना है, तो ये काम भी राज्यसभा के ही रेजुलेशन से होगा, लोकसभा नहीं। पार्लियामेंट कर सकती है ऐसा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब राज्यसभा संकल्प लाए। तो राज्यसभा के संकल्प से ही, राज्यसभा के संकल्प से ही संसद द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, संसद द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये सब लोकसभा के पास शक्तियां नहीं है। इसलिए आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किया जा सकता है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, संविधान संशोधन में तो लोकसभा को और राज्यसभा को एक जैसा इक्वल पावर है। ठीक है, मनी बिल में वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है या ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल में, लेकिन संविधान संशोधन में, तो संविधान संशोधन में लोकसभा के समान शक्ति है, लोकसभा के समान शक्ति है। तो इसलिए यहां पर सवाल इस चीज का नहीं है कि राज्यसभा इररिलेवेंट है, सवाल इस चीज का है कि लोकसभा और राज्यसभा कैसे वह अपने अपने रोल को ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हुए वह नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। राज्यसभा के रेलेवेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह हमारे पार्टी फंक्शन, जो पार्टी सिस्टम है, उस पर ये खड़ा हुआ क्वेश्चन है। राज्यसभा इररिलेवेंट नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है और पार्टी रिलेशन है, यह उससे रिलेटेड इश्यूज है। इसलिए ये अगर कोई डिस्प्यूट आता है लोकसभा वर्सेस राज्यसभा का, तो इसका सलूशन जो है वह वहां पर फ्लोर मैनेजमेंट के लेवल पे होना चाहिए, न कि राज्यसभा को एबॉलिश करने में। यह आपका स्टैंड होना चाहिए। राज्यसभा कभी एबॉलिश नहीं की जानी चाहिए, राज्यसभा कभी इररिलेवेंट नहीं हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम है फ्लोर मैनेजमेंट किया जाए,
गवर्नमेंट जो है वह ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वहां पर करे, गवर्नमेंट वहां पर वह अपोजिशन को भी कन्विंस करे, अपने साथ लाने का कोशिश करे, जिसे फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं। अगर प्रॉपरली इस पर काम किया गया तो राज्यसभा अधिक प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, राज्यसभा को और अधिक जो है इफेक्टिव बनाया जा सकता। आगे पार्लियामेंट से रिलेटेड कई क्वेश्चन हैं जो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीकर का रोल है, एंटी डिफेक्शन हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, विमेन रिजर्वेशन हो गया, तमाम तरीके के क्वेश्चन है। कल हम लोग इससे रिलेटेड मेंस के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और कल ही हम लोग फिर अगर कल समय बचता है तो स्टेट जो लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव है हम लोग तब आगे उसकी तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।